हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने हैमिल्टन्स की इक्वेशन डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ लैग्रेंजियन इनटू हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टोनियन इनटू लैग्रेंजियन। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। जो आपकी हैमिल्टन इक्वेशंस निकल के आई थी उनकी एप्लीकेशंस क्या थी, और उसमें एप्लीकेशंस में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था फ्री पार्टिकल क्ले, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्ले, सिंपल पेंडुलम क्ले, कंपाउंड पेंडुलम क्ले और कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए। तो ठीक है, आज हम उसी सीरीज में क्या डिस्कस करेंगे, अब हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तो आपने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि ये क्या है, लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको याद है क्या ये हमने किससे डिराइव किया था? ये हमने डिराइव किया था जब हमने लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी, तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ा था। उससे भी पहले क्या पढ़ा था, वर्चुअल वर्क डन पढ़ा था। वर्चुअल वर्क डन से हमने डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल डिराइव किया और फिर इस डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का यूज करके हमने लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। किससे पढ़ा था हमने, डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए, ये जो लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमने पहले किससे डिराइव करी थी, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से डिराइव करी थी। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल है इसका यूज करके लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करने जा रहे हैं, फिर से डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यूज समझ आ गया होगा हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल का। जैसे हमने पहले डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है, जो हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल है, उससे भी हम क्या करेंगे, जो लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल को पढ़ेंगे कि वेरिएशनल प्रिंसिपल है क्या, देन हम देखेंगे कि लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से डिराइव करी गई है। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू डिड्यूस लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक हो गया। दिस प्रिंसिपल यूजेस द आइडिया ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ये हमने पढ़ लिया कि वर्चुअल वर्क डन से हमने डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल निकाला, एंड देन डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हमने क्या डिराइव किया था, लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। These Lagrange equations can be derived by an entirely different way, namely Hamilton's variational principle। ये जो Lagrange equation है इनको क्या किया जा सकता है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट वे से डिराइव किया जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या कह रहा है। ठीक है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर अ कंजर्वेटिव holonomic system, its motion from time t1 to t2 is such that the line integral known as action or action integral, ये action integral है आपका, ठीक है, with L is equal to t minus v has extremum value for the correct path of motion। ठीक है, अब देखिए, ये सेंटेंस पढ़ के तो आपको लग रहा होगा कि ये है क्या। ठीक है, इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो अपने हॉलोनोमिक सिस्टम्स, जो कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक सिस्टम्स आपने पढ़े हैं, उसका जो मोशन है वो मान लीजिए किसी पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक अगर आप क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल करते हैं उसके लैग्रेंजियन का, देखिए हॉलोनोमिक सिस्टम का कुछ ना कुछ लैग्रेंजियन रहा होगा। ठीक है, अब हॉलोनोमिक सिस्टम का कुछ लैग्रेंजियन रहा होगा, उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, किसी पाथ में इंटीग्रेशन टाइम t1 से t2, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, उसमें जो चेंज आता है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, किसी हॉलोनोमिक सिस्टम के लिए जो लैग्रेंजियन है उसका किसी पाथ में अगर आप टाइम के साथ, अगर आप किसी टाइम t1 से लेकर t2 तक इंटीग्रेशन करते हैं और उसका चेंज निकालते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया उसका चेंज निकाल दिया, तो वो किसके बराबर आएगा,
0 के बराबर आएगा। तो देखिए ये प्रिंसिपल फिर से हम स्टडी करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या स्टेट कर रहा है, फॉर अ कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम, किसी कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम के लिए उसका जो मोशन है कहाँ से लेके, टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक, ठीक है, इस सच दैट, इस तरीके से होगा कि उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज एक्शन और एक्शन इंटीग्रल। अब देखिए s इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा हुआ है, t1 से लेके t2 एल डी टी, ठीक है। ये सिर्फ अभी तक क्या बता रहा है कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम है, जो हमारा कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम है, उसका किसी पाथ में t1 से लेके t2 तक हमने क्या किया है, सिर्फ लाइन इंटीग्रल किया है, ठीक है। आगे हमारा जो स्टेटमेंट बोलता है वो क्या बोलता है, जहां पे l आपको पता है, l किसके बराबर है, t माइनस का v हैज एक्सट्रीमम वैल्यू फॉर द करेक्ट पाथ ऑफ मोशन। मतलब ये जो आपका जो स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्सट्रीमम होगी। एक्सट्रीमम मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। द क्वांटिटी s इज कॉल्ड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन। जो s क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टन्स का प्रिंसिपल फंक्शन बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल में बी एक्सप्रेस्ड एस, इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो ये s लिखा था, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा t1 से लेके, देखिए सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, ये पूरी कंप्लीट क्वांटिटी आपके किसके बराबर है, s के बराबर है, तो डेल्टा s इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो जो कंप्लीट आपका, ये तो सिर्फ मैंने s को डिफाइन किया है, हैमिल्टन फंक्शन को डिफाइन किया है। जो पूरा कंप्लीट हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो ये है कि जो आपका जो कंजर्वेटिव सिस्टम होगा, उसके लेग्रेंजियन का टाइम t1 से लेके t2 अगर आप लाइन इंटीग्रल करते हैं और उसका चेंज निकालते हैं, देखिए पहले लेग्रेंजियन निकाला, फिर आपने लाइन इंटीग्रल किया t1 से लेके t2 तक, फिर उसका क्या किया आपने, चेंज निकाला, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0 के बराबर। वेयर डेल्टा इज द वेरिएशनल सिंबल, यहाँ पे डेल्टा क्या है, वेरिएशनल सिंबल है, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये आपकी लेग्रेंजी इक्वेशन थी, पहले आपने इनको डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से डिराइव किया था। अब आपको क्या करना है, जो आपके हैमिल्टन्स वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल है, इससे आपको क्या करना है, लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैमिल्टन प्रिंसिपल है क्या। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी होलोनोमिक सिस्टम के लिए, मान लेते हैं कि आपके पास कोई होलोनोमिक सिस्टम है, उस होलोनोमिक सिस्टम का कुछ ना कुछ लेग्रेंजियन रहा होगा, तो उस लेग्रेंजियन का जब आप लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक, जब आप उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे और उसका चेंज निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल कर लिया, उसका फिर चेंज निकाला, वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। इस जो डेफिनेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगले पेज में हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और सिंपल डेफिनेशन देखते हैं इसका, ठीक है। फिर से एक अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए जो लेग्रेंजियन था, किस किस का फंक्शन था, वो था q का फंक्शन, q डॉट का फंक्शन और टाइम t का फंक्शन। तो अभी तो हम हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल में भी हम कर क्या रहे हैं, लेग्रेंजियन की ही बात करें। तो लेग्रेंजियन किसका फंक्शन है, सबसे पहले मैंने आपको वो डिफाइन कर दिया। अब ये देखिए ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये qi है और ये क्या है, qi डॉट है, मतलब किसी लेग्रेंजियन के पाथ को दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है, किसी लेग्रेंजियन के पाथ को दिखाने वाला है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया, जो लेग्रेंजियन है किसका, होलोनोमिक सिस्टम का जो लेग्रेंजियन है, उसका लाइन इंटीग्रल करना है। क्या करना है आपको, लाइन इंटीग्रल करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, पाथ ए से लेके पाथ बी तक, या तो आप इसको पाथ ए से लेके पाथ बी तक बोले, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक, क्योंकि यहाँ पे टाइम t1 रहा होगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया होगा, t2 रहा होगा। तो इसमें जो चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने का देखिए एक और तरीका है। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, qi कॉमा qi डॉट, ठीक है, qi कॉमा qi डॉट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो b है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, qi प्लस डेल्टा qi, क्योंकि qi में कुछ ना कुछ चेंज आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, a से b तक पहुंचने में कुछ ना कुछ चेंज आ गया होगा, ठीक है। तो उसको हमने किससे दिखाया, डेल्टा qi से दिखाया। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, qi डॉट प्लस qi डेल्टा qi डॉट, ठीक हो गया। ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट। यहाँ ए पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स ये थे और बी पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स ये थे, ठीक है। ये एक लेग्रेंजियन है, ये कंजर्वेटिव सिस्टम का क्या दिखाया जा रहा है, लेग्रेंजियन दिखाया जा रहा है। अब देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के
कई सारे रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये कई सारे आपके वेज हैं जहां से आप ए से लेके बी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपका हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? T1 से लेके T2 LDT जो लाइन इंटीग्रल होगा उसका जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मतलब जो आपका सिस्टम है वो एक ऐसे पाथ को चूज करेगा जहां पे जो ये इसकी वैल्यू है या तो ये मैक्सिमम आए या फिर वो क्या है, मिनिमम आए। तो देखिए, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टन का वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या बोलता है? अ पार्टिकल और सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव अलोंग द पाथ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसे पाथ में मूव करेगा सच दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ Lagrangian with respect to time should be extremum। वो क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू ए से लेके बी, ए से लेके बी तक जब आप जाएंगे और एल डी टी होगा वो किसके बराबर होगा? वो या तो मैक्सिमम होगा या फिर वो मिनिमम होगा। फिर आपको क्या निकालना है? देखिए पीछे हमने इसको किससे दिखाया था? एस से दिखाया था, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 दिखाया था, यहाँ पे मैंने डेल्टा आई से दिखाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आई और एस है वो इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू ए से लेके b एल डी टी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका चेंज निकाल दिया, क्योंकि हमको चेंज निकालना है, उसका चेंज 0 के बराबर होगा। तो डेल्टा i इज इक्वल टू डेल्टा ए से लेके b एल डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। तो a से लेके b, ये आपने जो चेंज है वो अंदर लिख लिया, डेल्टा एल डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके क्या थे? हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल था, ठीक है, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल था। अभी ये जो पाथ वाला जो है ये एक बार हम दोबारा से डिस्कस करेंगे जब हम लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है। हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल एक लेग्रेंजियन के लिए ही निकालना है, क्योंकि हमें वहां से लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? एक हॉलोनोमिक सिस्टम लिया। हॉलोनोमिक सिस्टम को लेने के बाद हमने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए, चाहे हम उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बोलें या फिर टाइम T1 से T2 बोलें, ठीक है। और उस जो हॉलोनोमिक सिस्टम का जो लेग्रेंजियन रहा होगा, उस लेग्रेंजियन का अगर लाइन इंटीग्रल करते हैं T1 से लेके T2 और उसका चेंज निकालते हैं, वो किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। यही क्या है? हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखते हैं कि लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जा सकता है, किससे? हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल से। तो देखते हैं लेग्रेंजी इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल आपको समझ आ गया है। अब हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से आपको क्या करना है? लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हमारा क्या है? डेल्टा एल डी टी, मतलब ए से लेके बी इज इक्वल टू 0। किसी सिस्टम के लिए, जो हॉलोनोमिक सिस्टम के लिए लेग्रेंजियन था L, उसका अगर आपने चेंज निकाला कहां से कहां तक? A से लेके B पॉइंट तक उसका इंटीग्रेशन किया, तो वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। यही आपका क्या है? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ये कंप्लीट आपका क्या आ गया? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। इसी का कहीं पे यूज करके हम क्या करेंगे? लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब देखिए, लेग्रेंजियन L इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q के, जनरलाइज वेलोसिटी q के डॉट एंड टाइम t। अभी तक हम i लेके चल रहे थे, लेकिन हमने इसको k से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो आपका l किसके बराबर हो जाएगा? l इज इक्वल टू l q के कॉमा q के डॉट कॉमा t, ठीक है। इफ Lagrangian does not depend on time explicitly, then वेरिएशन डेल्टा एल कैन बी रिटर्न एज। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे देखिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में आपको डेल्टा एल की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? पहले डेल्टा एल निकालेंगे। तो डेल्टा एल कैसे निकालना है? ये देखिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n। आपने टाइम को क्या कर दिया? एक्सप्लिसिटली हटा दिया, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एल आएगा आपका, डेल्टा एल इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा एल डेल्टा क्यू के डेल क्यू के प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। आपने सिंपली क्या किया है, जो आपका ये लेग्रेंजियन है इसका चेंज निकाला है, जो किसके बराबर है? डेल एल के बराबर है। और किसके टर्म्स में निकालना है? सिर्फ क्यू के और क्यू के डॉट के टर्म्स में निकालना है, ठीक है।
अब देखिए ये आपका निकल के आ गया, तो आपका हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल में कहाँ तक निकल के आ गया, डेल एल निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, t इज इक्वल टू T1 से लेके t इज इक्वल टू T2 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन में किस तरीके से करेंगे आप, ये जो आपकी क्वांटिटी निकल के आई थी इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डेल एल डी टी T1 से लेके T2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये आपका एक टर्म बन गया, ये आपका सेकेंड टर्म बन गया, ठीक है। अब देखिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बोलता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। तो अब देखिए इस क्वांटिटी को आपने जीरो के इक्वल रखा, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी आपकी किसके बराबर हो गई, जीरो के बराबर हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, देखिए T1 से लेके T2 समेशन डेल एल अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के डी टी प्लस ये जो आपका कंप्लीट टर्म है, यहां से लेके यहां तक का जो ये कंप्लीट आपका टर्म है, ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। कहां से, किसकी वजह से जीरो के बराबर हुआ, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बना, टी इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम T1 टू T2 समेशन डेल एल अपॉन डेल क्यू के डी टी प्लस इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 समेशन डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए ये डेल क्यू के डॉट किसके बराबर है, डी अपॉन डी टी ऑफ, जब आप डेल क्यू के का टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो ये डेल्टा क्यू के डॉट निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन निकल के आई, इसमें जो ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ यहां से लेके प्लस T1 से लेके T2 डेल एल डेल क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका है सेकंड फंक्शन। अब आपको इसको बाय पार्ट्स क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, ठीक। सेकेंड पार्ट आपने लिखा t इज इक्वल टू T1 से लेके T2 समेशन डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट डेल्टा क्यू डॉट dt इज इक्वल टू, अब आपका ये था फर्स्ट फंक्शन, ये था सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को तो आप ऐसे रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे रहेगा, सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया। तो देखिए इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे क्या था, क्यू के डॉट किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा क्यू के में कन्वर्ट हो गया, और कहां से कहां तक जाएगी लिमिट, t इज इक्वल टू T1 से लेके T2 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा T1 से लेके T2 समेशन पहले वाले का क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन किया। तो ये फर्स्ट फंक्शन था, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया तो आपके पास क्या आया, डेल्टा क्यू के डी, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स है, जहां पे फर्स्ट फंक्शन आपका डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट है और सेकंड फंक्शन क्या है आपका डेल्टा क्यू के डॉट, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन को हमने बोला इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो सबसे खतरनाक बात है ना वो यहीं पे निकल के आती है, जब ये आपका इक्वेशन 4 आपका निकल के आ गया, उसके बाद आपकी देखिए अब इस इक्वेशन 4 में जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो क्या है, अब देखिए डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के T1 से लेके T2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए T1 से लेके T2 तक हम कई सारे पाथ में आ सकते हैं। इसमें क्या बोल दिया कि ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म हमारा निकल के आया, ये कंप्लीट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि जीरो होगा क्यों। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू के मतलब चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज आ रहा है। कहां से कहां तक आ रहा है, जब हम T1 से लेके T2 तक जाएंगे तो उसमें कितना चेंज आएगा उसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए, ठीक है, अब ये कई सारे पाथ थे जहां से हम जो हम क्या कर रहे थे, एक लैग्रेंजियन के लिए फॉलो कर सकते थे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। वहां पे हमें क्या निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है। अब देखिए ये जो पाथ है, मान लेते हैं ये दो हमारे कोई पाथ है, ठीक है, ये दो कोई पाथ है, यहाँ पे क्यू आई है, ये दो अलग अलग पाथ है जिनके लिए क्यू आई हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ अलग डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ पे जाके देखिए जितने भी पाथ हैं पॉइंट बी में उनकी वैल्यू, और यहाँ पे जितने भी पाथ यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं पॉइंट ए पे उनकी वैल्यू क्या है, बराबर है। भले अलग अलग पाथ में यहाँ पे उनमें डिफरेंस है, देखिए इन दोनों पाथ में
ये वाला पाथ है आपका, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2, इन दोनों में देखिए यहाँ पे सब जगह क्या है, डिफरेंस है। दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या रहा होगा, डेल्टा क्यू आई में कुछ ना कुछ नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा। लेकिन इस पॉइंट ए और पॉइंट बी में देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो क्यू आई की वैल्यू रही होगी इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए, इनमें से जितने भी पाथ हैं, जितनी वैल्यू क्यू आई की यहाँ पे रही होगी वो हर पाथ में क्या रही होगी, सेम रही होगी। और यहाँ पे एंड पॉइंट में जब आप लेके चलेंगे, जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो चाहे आप किसी भी पाथ से आए, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, यहां से लेके जब आप दोबारा से समझिए, जब आप पॉइंट ए पे थे तो पॉइंट ए पे आपका एक ही कोऑर्डिनेट था क्यू आई, चाहे कोई भी पाथ आप लेके चलें एक ही कोऑर्डिनेट था क्यू आई। और जब आप पॉइंट बी पे पहुंच गए तब भी आपका एक ही कोऑर्डिनेट था क्यू आई प्लस डेल्टा क्यू आई। देखिए अलग अलग पाथ के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर आप देखें तो पॉइंट ए पे वैल्यू कितनी होगी क्यू आई, और पॉइंट बी पे वैल्यू कितनी होगी क्यू आई प्लस डेल्टा क्यू आई, चाहे आप किसी भी पाथ से आए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो डेल्टा क्यू के जो क्यू के में जो डिफरेंस आएगा अलग अलग पाथ के लिए वो कितना आएगा, 0 आएगा। कहाँ पे निकाला है हमने, ये 0 इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, टाइम t1 पे और टाइम t2 पे, चाहे आप किसी भी पाथ से आए, आपकी जो क्यू आई की वैल्यू पाथ ए के लिए रही थी वही पाथ किसके लिए रहेगी, बी के लिए रहेगी। मतलब जिस भी पाथ से आए, चाहे आप पैराबोलिक पाथ से आए, मतलब आप कर्व्ड पाथ से आए, चाहे आप स्ट्रेट लाइन पाथ से आए, तो t1 और t2 पे जो q की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्म किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो एक कंप्लीट टर्म आपका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब आपकी इक्वेशन बनेगी, देखिए आपके पास दो टर्म्स थे, ठीक है, आपके पास ये वाला टर्म था और आपने इसको तो क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस प्लस यहां से जो इंटीग्रेशन निकल के आया उससे अब आप इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड से, नाउ इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड आपकी क्या बनती है, नाउ इक्वेशन सेकंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू। तो इक्वेशन सेकंड आपकी क्या बन जाएगी, ये पार्ट तो आपका सेम ही था, t1 से लेके t2 समेशन डेल एल अपॉन डेल क्यू, डेल्टा क्यू की क्यू। अब आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी t1 से लेके t2 समेशन ऑफ k डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू डेल क्यू dt माइनस, अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन था इसमें सिर्फ कौन सा पार्ट बच गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया, तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस t1 से लेके t2 समेशन d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट कंप्लीट डेल क्यू के dt इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन फिफ्थ हो गई। ठीक है, आपने इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट किया था, इक्वेशन सेकंड से स्टार्ट किया था। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में मिस कर गई, सेकंड के बाद मैंने सीधे फोर्थ लिख दिया, तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फोर्थ। तो दोबारा से समझिए आप कहाँ पे थे, आपने हैमिल्टन प्रिंसिपल से ये इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, दिस प्लस दिस, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट था इसका, इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई इसके बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, जो आपका ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाली पार्ट की वैल्यू कितने निकल के आई, माइनस दिस, ये जो आपका पार्ट निकल के आ रहा है इसके बराबर आ रहा है। तो अब आप जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में ये पार्ट तो आपका सेम रहेगा, इस पार्ट के साथ आप किसको ऐड करेंगे, इस सेकेंड वाले पार्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इक्वल्स दिस, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सेकेंड इक्वेशन में आप इस वाले पार्ट की जगह क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन 2 किसके बराबर हो जाएगी, t1 से लेके t2 समेशन डेल एल अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के dt माइनस t1 से लेके t2 समेशन d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट डेल्टा क्यू के dt इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो टाइम इस साइड भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, और समेशन इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। और जो डेल्टा क्यू के आ रहा है इसको भी आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेने के बाद आपका जो कंप्लीट टर्म बनेगा, समेशन के इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 कंप्लीट ब्रैकेट d अपॉन dt
del L अपॉन del Q डॉट माइनस del L अपॉन del Q डेल्टा Q के dt इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी में मैंने आगे लिखा है फॉर हॉलोनोमिक सिस्टम, जो आपका हॉलोनोमिक सिस्टम होगा उसके जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। देन कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा क्यू के मस्ट वैनिश, तो इसका जो कोफिशिएंट है हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डेल्टा क्यू के का जो कोफिशिएंट है वो वैनिश हो जाएगा, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के ये आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ ये आपकी क्या है, लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हम एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं फिर से। हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल था। हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा एल डी टी का इंटीग्रेशन टाइम t1 से लेके t2 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या था, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल था। उसके बाद हमने क्या किया था, जो आपकी लेग्रेंजी इक्वेशन थी उसके लिए डिराइव किया था। सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत थी, डेल्टा एल की जरूरत थी। उसके बाद ए से बी तक हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये आपका एल था। इसको आपने जब इसमें चेंज लिखा तो चेंज इसके बराबर आया। उसके बाद आपने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया t1 से लेके t2। उसके बाद जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है वो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल किसके बराबर आता है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बोलता है आपका दिस, ये आपका क्या है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। इसके बाद आपकी जो इक्वेशन है, जो ये वाली इक्वेशन थी उसको आपने यहाँ पे लिखा, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फिर इसके जो सेकंड वाला जो टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आई, इसके बराबर निकल के आई। ये जो आपका टर्म है इसके बराबर आपकी वैल्यू निकल के आई। फिर से आपने इक्वेशन सेकंड में क्या किया, इसी की वैल्यू को पुट कर दिया। इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, आपकी इक्वेशन ये ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके बाद आपने यहाँ से सबको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपकी ये क्या निकल के आ गई, हैमिल्टन, आपकी ये निकल के आ गई लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सबसे पहले हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल को पढ़ा। हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल से लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किया, डिराइव करना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या डिस्कस करेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।